दोस्तों चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं आर का जो 2014 में नोटिफिकेशन आया था, जिसका एग्जाम 2015 में हुआ था, उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने जो है 1 से 70 क्वेश्चन देख लिया है। पार्ट 2 में 71 से जो है 140 क्वेश्चन तक देखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसकी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए, क्लासेस को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। एक तो आप यहाँ से डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं, दूसरा आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए हमारे ये फेसबुक पेज है स्टडी ऑन IAS, स्टडी ऑन UPSC नाम से है। इसको भी आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम ID है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जो लोग नए हैं वो पुरानी सीरीज जरूर देख लें, ठीक है। 2013 का हमने हिंदी और GS का पेपर सॉल्व करवाया है, और उस सॉल्व करने के दौरान आपको बहुत सारे जो है चीज़ें तैयार हो गई होंगी। भविष्य में क्वेश्चन बनेंगे तो उससे ही बनेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें तैयार हो गई होंगी। तो जैसे कि आपको पता है, जो लोग नए हैं उनके लिए 140 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के आते हैं। टोटल जो है 140 मार्क का होता है। पेपर 2 आता है 60 नंबर का, जनरल हिंदी 1 नंबर का होता है, 60 मार्क का आता है, ठीक है। टोटल 200 नंबर का होता है, ठीक है। ये तो बात प्रीलिम्स की बात हम कर रहे हैं। तो चलिए 71 की शुरुआत करते हैं। इससे पूछा है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा। ऑप्शन 1 मिर्जापुर, ऑप्शन 2 भोजपुर, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी वाराणसी। तो आपको बताना है कि जो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, जिसका आप मुख्यालय देखेंगे, कहाँ है मुख्यालय, आप देखेंगे प्रयागराज यूपी में है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम पूछा गया चैती और कजरी केंद्रों की स्थापना उस टाइम कहाँ और की जाएगी। तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, काशी में जो है चैती और कजरी केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ये उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इसलिए बनाया गया ताकि जो रीजनल हमारे फोक डांस हैं या रीति रिवाज हैं उनको जो है संरक्षित किया जा सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा है लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। कुलदीप नायर, मुजफ्फर अली, विनोद मेहता, नूरुल हसन। तो आप देखेंगे ये जो लखनऊ बॉय पुस्तक है वो एक ऑटोबायोग्राफी है, और ऑटोबायोग्राफी किसकी है, ऑटोबायोग्राफी है विनोद मेहता की, ठीक है। यहाँ पर देखिए उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के बारे में दिया गया है। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर बनाया गया। अब जो संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत है, पहली बार जो है पटियाला में जो है 1985 में पंजाब में एक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई थी। इसके बाद आप देखेंगे तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली में ही है। उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी इसका काम है रीजनल जो फोक डांस है, यानी हमारे रीति रिवाज को संरक्षित करना। नंबर 73 की बात करें, 73 में पूछा है निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। ऑप्शन ए बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी पेरियार टाइगर रिजर्व। तो चलिए बताइए कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें जो है ड्रोन को यूज करना प्रारंभ कर दिया गया है। तो इसमें जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है ये आप देखेंगे तो कर्नाटका में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ड्रोन को यूज करना प्रारंभ, कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में है। रणथंभौर राजस्थान में है। पेरियार आप देखेंगे तो केरला में है। इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, 74 में पूछा है, इसके अलावा अभी हमने कला एकेडमी की बात करी, तो ठीक है, वो तो मैंने बताया प्रयागराज में यूपी में, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और दे दें। भारत कला भवन अगर आपसे पूछा जाए, भारत कला भवन, तो भारत कला भवन कहाँ है, भारत कला भवन आपको वाराणसी में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए ललित कला भवन कहाँ है, ललित कला भवन, ललित कला भवन आपको लखनऊ में मिलेगा। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। और ललित कला भवन के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वी नागदास जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो उसके साथ साथ भी आप पैरेलल ये भी चीजें आप देखते चलेंगे, ठीक है। इन सब चीजों को नोट करते चलिएगा कहीं पर। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो पूछा गार्जियन समाचार पत्र के एडिटर इन चीफ के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया। तो ये क्वेश्चन है 2015 का, ठीक है।
आपको बताना है कि गार्जियन समाचार पत्र के एडिटर इन चीफ के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? टेरिल कोल को, कैथरीन वाइनर को, जोया विंसेंट को, समांथा राइस को। गार्जियन समाचार पत्र की बात करें तो गार्जियन समाचार पत्र आप देखेंगे ये एक ब्रिटिश दैनिक समाचार पत्र है, ठीक है, और इसकी स्थापना 1821 में की गई थी। जहां तक बात एडिटर इन चीफ की बात है तो उन्हें जो है कैथरीन वाइनर को जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा टाइगर रिजर्व के फैक्ट के बारे में, जो आपके आरओ के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछा जाएगा टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 54, ठीक है। लेटेस्ट 54वां टाइगर रिजर्व जो जोड़ा गया वो मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विस्तारी, रणथंभौर और रसिका के बाद राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व आप देखेंगे कौन सा है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यानी जो 54वां जो है टाइगर रिजर्व जोड़ा गया वो राजस्थान में जोड़ा गया और राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व होगा धौलपुर करौली, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई, 1 अप्रैल 1973, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब शुरू हुआ था, तो 1986। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की शुरुआत कब हुई थी, 1972। तो यानी इस फिगर में से आपको क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको खोज के निकालना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा स्टेट बताइए जिसके पास मैक्सिमम जो है टाइगर रिजर्व है, तो आपको बताना है एमपी के पास जो है मैक्सिमम टाइगर रिजर्व है। अभी तो बराबर हो गया राजस्थान एमपी, ठीक है। बाकी कौन सा टाइगर रिजर्व किस एरिया में स्थित है ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और फैक्ट को ध्यान रखना है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और बाघों की कुल संख्या वर्तमान में कितना है, जो अभी लेटेस्ट आंकड़ा है 3167 हो गई है, जो पूरी दुनिया का 75% आबादी जो है भारत में रहती है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए क्या पूछा है, मीठी वृद्धि मीठी वृद्धि परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में किस देश के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रूस। चलिए बताइए मीठी वृद्धि परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस निम्नलिखित में जो देश दिए हैं किसके सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। तो मीठी वृद्धि परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो ये जो आप देखेंगे ये कहाँ है, ये गुजरात के भावनगर में स्थापित किया जाना था, लेकिन लोगों का विरोध होने लगा, ठीक है। और जापान को देखकर जो है ये लोग विरोध करने लगे, तो इसको स्थगित कर दिया गया है। बहरहाल ये जो है यूएसए के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि 2011 में जापान में जो है घटनाएं घटित हो गई थी, तो गुजरात में भावनगर वाले लोगों ने कुछ विरोध किया था, सरकार ने इसको स्थगित कर दिया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 76 की बात करें, 76 में क्या पूछा है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान भारत जो है विश्व स्तर पर इस्पात उत्पादन में देखिए दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर आप देखेंगे तो चीन है, ठीक है। 2018 तक जो है कौन था, पहले स्थान पर जो है जापान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एजेंडा 21 किस क्षेत्र संबंधित है, सतत विकास, परमाणु निशस्त्रीकरण, पेटेंट संरक्षण, किस संबंधी विज्ञान। तो आप देखेंगे कि परमाणु निशस्त्रीकरण, पेटेंट संरक्षण, किस संबंधी परिधान इससे संबंधित नहीं, एजेंडा 21 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। ये चीजें आप ध्यान रखना है, रियो अर्थ समिट हुई थी उसी के अंतर्गत किया आया था। तो यहाँ पर देखिए भारत में जो जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं पूरे देश में उनका जो है आपको मैप दिया गया है, इसको आपको देखना। आप कुडनकुलम की बात करें, कुडनकुलम जो है रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, जैतापुर जो है फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसमें आप देख रहे होंगे कुछ जो है अभी चल रहे हैं, कुछ जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये है मेथी वर्दर जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको यूएसए के सहयोग से स्थापित किया जाना, फिलहाल ये स्थगित है। और इसके अलावा आप देखेंगे काकरापाड़ा, रावत भाटा, कुंभा, ये सब जो है नरौरा। तो किस राज्य में कौन सा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये भी आपको देख के चलना है। इसके अलावा अगर बात करें कि टोटल जो एनर्जी प्रोड्यूस में कि कौन सा जो रिसोर्स यूज किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा जो है कोल
का उत्पादन करके जो है विद्युत उत्पादन किया जाता है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, फिर न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो 1.8% जो है टोटल यूज किया जाता है एनर्जी के रूप में। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन आता है, गैस। ये भी आपको डाटा याद कर रखना है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, दलहन उत्पादन, 7 टीका निवारणी रोगों के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण, कौशल विकास, पर्यटन संबंध। तो आप आशा करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग बता लेंगे। तो जहां तक मिशन इंद्रधनुष की बात है, इसके बारे में आपको बताना है। तो मिशन इंद्रधनुष जो है बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, जिसमें जो है 7 रोगों को शामिल किए गए हैं। 7 रोगों का संबंध जो है टीकाकरण से है। तो उन 7 की बात करें तो डिप्थीरिया, और इसमें टेटनस हो गया, चाइल्डहुड टीबी हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, ठीक है। तो इन सब जो है 7 टीकों को, 7 वैक्सीन को शामिल किया गया है, और ये बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। और इसे कब लॉन्च किया गया था, अक्टूबर 2017 में लॉन्च किया गया था। तो नंबर 79 की बात करें, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र को प्रदान किया था, नाटक, बच्चों के अधिकार, महिलाओं का अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा। तो आपको बताना है कि प्रसिद्ध टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो टाइलर पुरस्कार है इसे जो है पर्यावरण का नोबल पुरस्कार कहते हैं, ठीक है। पर्यावरण का नोबल पुरस्कार कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पर्यावरण से संबंधित है। इसके अलावा अगर बात करें तो 2020 में ये पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार पवन सुखदेव को दिया गया था। पवन सुखदेव जो है चौथे भारतीय हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा, सर्वोच्च न्यायालय हाल ही में निर्णय के अनुसार आईटी एक्ट के धारा जो है 66A यानी 66A का किसका उल्लंघन करती है, आर्टिकल 20, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 25। तो आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में जो है आईटी एक्ट 66A को जो है रोक लगा दी है, वो किसका उल्लंघन करती है। तो आप देखेंगे आईटी एक्ट 66A के अंतर्गत जो देखेंगे उसमें था कि उसमें जो है अपरिभाषित कार्यों के आधार पर अपराध बनाया गया, जैसे कि अगर असुविधा और खतरा, बाधा, अपमान पैदा करना, जो भी संविधान के 19 के अंतर्गत अपवादों नहीं आते हैं, ये क्या करता, अवैध की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों और उनके पुलिस बलों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के तहत सोशल मीडिया पर स्वतंत्र भाषण पर मुकदमा चलाने से रोकने का आदेश दिया, यानी यही धारा कह रहा था। तो इसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, और ये क्या है, अवैध की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो इसका संबंध जो है आर्टिकल 19 से हो जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है वो सही है, ठीक है। इसके अलावा टाइलर पुरस्कार की बात कर ही रहे हैं, तो टाइलर पुरस्कार जो 2023 में किसे दिया गया, डेनियल पॉली और राशिद सोमिला को, दोनों को साथ में दिया गया। तो सॉरी, 2022 में जी एंड्रयू हेनिस को दिया गया। 2020 में आप देखेंगे तो ग्रिटचिन डेरी पवन सुखदेव को दिया गया था साथ में, ठीक है। तो इस प्रकार आपका करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, 81 में क्या पूछा है, हाल ही में खाद्य संसाधन के लिए स्वीकृत 17 मेगा फूड पार्क में से कितने राज्य एजेंसियों को आवंटित किए गए हैं। ये क्वेश्चन 2017 का है, सॉरी 2015 में पूछा गया, 2014 का क्वेश्चन है। तो उस टाइम जो है 11 राज्यों को 17 मेगा फूड पार्क में से आवंटित किए गए थे। इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा, स्टॉकहोम जल पुरस्कार के विजेता राजेंद्र सिंह किस गैर सरकारी संगठन के साथ जुड़े थे, बंधन, तरुण भारत संघ, पानी बचाओ यानी सेव वाटर, बूंद। तो आपको बताना है, जिसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2015 में पुरस्कार मिला था, जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह था, सॉरी राजन सिंह था, वो किस एनजीओ से जुड़े थे, तो उन एनजीओ का नाम था तरुण भारत संघ, ठीक है। और ये जो थे ये चौथे भारतीय थे। इसके पहले जो है स्टॉकहोम जल पुरस्कार आप देखेंगे तो 1993 में पहली बार जो है डॉक्टर माधव आत्माराम को मिला है। फिर 2005 में आप देखेंगे मुनीता नारायण को मिला। फिर 2009 में देखेंगे इसे मिला है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को, और जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
ठीक है, तो फिर इसमें देखिए इसमें क्या लिखा गया। तो वर्तमान में कितने मेगा फूड पार्क हैं? 22। ठीक है, और ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन के रूप में शुरू किया गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। इसके अलावा राजन सिंह की बात करें तो राजन सिंह जो है राजस्थान के अलवर जिले के एक भारतीय जल संरक्षणवादी पर्यावरण थे। उन्हें क्या कहा था? भारत का जो है वाटरमैन कहा जाता था। 2001 में उन्हें मैग्सेस पुरस्कार, 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार जो है उन्हें दिया गया, और वो जो है तड़ु भारत संघ के एनजीओ के साथ जुड़े हुए थे, जिनकी स्थापना 1975 में की गई थी। तो इतना फैक्ट आपको पता रहना चाहिए। अब बात करते हैं कभी हाल ही में किसको और पुरस्कार मिला। तो 2023 का पुरस्कार जो है स्टॉकहोम जल संरक्षण का पुरस्कार एंड्रिया रिनाल्डो को मिला। 2022 में विल्फ्रेड ब्रूट्सफेल्ड को मिला था। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान रखना है। अभी आपको पता है बिंदेश्वरी पाठक का जो है डेथ हुआ। इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की शुरुआत की थी। ठीक है, और इनकी डेथ जो हुई थी ये 15 अगस्त 2023 को 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। ध्यान रखना है, सुलभ इंटरनेशनल की शुरुआत किसने की थी? बिंदेश्वरी पाठक। और ये चर्चा में है, आपको पूछ लिया जाएगा ये किससे जो है संबंधित है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 की। 83 में पूछा गया 2016 में आयोजित होने वाले आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 7वें एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, भारत। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण की बात करें तो ये जो है सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित है, जिसका टारगेट है 2015 से 2030 तक जो भी जितने आपदा हैं उनको जो है कमी लाना, उस पर बहस होती है। इसके अलावा आपदा जोखिम न्यूनीकरण का जो वैश्विक मंच है 2022 में उसका आयोजन जो है इंडोनेशिया में किया गया था। हालांकि इसमें 2016 का पूछ रहा है 7वें एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इसको ध्यान रखना है, इसकी मेजबानी जो है भारत करेगा, यानी भारत ने किया। 2016 में पूछा है ना। नंबर 84 की बात करें, इसमें पूछा पुलिस सुरक्षा आपराधिक न्याय पर सरदार पटेल विश्वविद्यालय के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रथम आतंकवादी विरोधी सम्मेलन 2015 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, रावत भाटा। तो बताइए इसमें जो है आयोजन कहाँ किया गया था? इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2015 पहली बार। तो ये आयोजन जो किया गया था, ये आयोजन किया गया है जयपुर में। अब इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 84 से लेकर 85 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन आए हैं वो क्या है? मैथ और रीजनिंग के हैं। तो इनको जो है हम सॉल्व नहीं करवाएंगे, इनको आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें जीएस के पेपर सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमने दे दिया है, लगभग 15 से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सब मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101 पे। इससे पूछा निम्नलिखित में किस राज्य ने राज्य पक्षी के रूप में घरेलू गौरैया की घोषणा की? हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान। तो इसमें देखेंगे वो राज्य जो है वो राज्य दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार ने जो है घरेलू गौरैया को जो है राज्य पक्षी के रूप में घोषणा की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें, उसमें पूछा है प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ अली केचरी का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे, जैसे हमने बताया बिंदेश्वरी पाठक कैसे थे। तो हो सकता है बिंदेश्वरी पाठक के बारे में ऐसे पूछे जाए कि वो तेलुगु कवि थे, या ये तो यूसुफ अली केचरी के बारे में ऐसे बिंदेश्वरी पाठक के बारे में पूछ लिया जाएगा। बहरहाल हम देखते हैं यूसुफ अली के बारे में। वे उर्दू कवि के रूप में थे, मलयालम कवि के रूप में थे, मराठी कवि के रूप में थी। तो आपको बताना है यूसुफ अली केचरी के बारे में जिनका निधन हुआ। तो वो मलयालम कवि के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 की बात कैसे पूछा, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स प्रोस्पेक्टिव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मीरा कुमार, BS शेखावत, सुमित्रा महाजन, सोमनाथ चटर्जी। तो इसमें देखो सुमित्रा महाजन और मीरा कुमारी जो है ये हमारे लोकसभा के अध्यक्ष रह चुकी हैं, और जो इन्होंने इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी स्पीकर प्रोस्पेक्टिव की बात की वो बुक लिखा था मीरा कुमारी ने लिखा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें, इसमें पूछा है प्रसिद्ध व्यक्तित्व लिया वैन लीर का हाल ही में निधन हो गया। वह थी इटालियन सिनेमा का अग्रदूत, इजरायली सिनेमा का अग्रदूत, अमेरिकी सिनेमा का अग्रदूत, एक छायाकार। तो आप देखेंगे नाम से आपको पता चल रहा है कि लिया वैन लीर की बात कर रहा है, तो ये क्या थी? इजरायली सिनेमा के अग्रदूत थी। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें, पूछा है श्री रामायण महान्वेषणम पुस्तक किसने लिखी?
पीके वर्मा, विनोद मेहता, शशि थरूर, एम वीरप्पा मोइली। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो श्री रामायण महान्वेषण की पुस्तक की बात करें तो उसे जो है लिखा था एम वीरप्पा मोइली ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 106, सोलर इम्पल्स क्या है? सौर ऊर्जा से चलित मोबाइल फोन, सौर ऊर्जा से चलित मिसाइल, सौर ऊर्जा से चलित पनडुब्बी, सौर ऊर्जा से चलित विमान। तो आप देखेंगे सोलर इम्पल्स जो है वो है एक वाहन है जो पूरे का पूरा जो है सनलाइट से चलता है, उसमें जो है किसी भी ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाता और वो दिन और रात दोनों में काम कर सकता है, यानी सौर चलित वाहन है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करें, इसने पूछा है किस राज्य ने लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना को प्रारंभ किया? दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। चलिए बताइए किस राज्य ने लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना का प्रारंभ किया है? तो आप देखेंगे भाग्यश्री योजना का प्रारंभ आप देखेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें 108 में, जगह जनरथ नामक जनरथ नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए, देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार द्वारा भारत बांग्लादेश के मध्य बस सेवा प्रारंभ करने के लिए। ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत की एसी बस सेवा। तो आप देखेंगे यूपी में क्या चलता है, जनरथ बस सेवा चलती है। ठीक है। और ब्लू और व्हाइट में रहती है तो वो एसी बस रहती है, किराया उसका कम रहता है। इसमें ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें, 109 पूछा है कि वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक कथन असत्य है? ठीक है, गलत बताता है 2013 के लिए। ऑप्शन एक, उत्तर प्रदेश की जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश की जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से अधिक थी। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश की जन्म दर 25 से अधिक थी। ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश का जन्म दर 30 से कम था। तो चलिए इसमें आपको बताइए कौन सा आंसर सही है। तो इसमें असत्य की बात करें, इसमें ऑप्शन ए असत्य हो जाएगा। चलिए इसे संबंधित और डाटा देख लेते हैं। तो यूपी की जो है जन्म दर की बात करें, वो 2020 में लगभग 25.1 थी। 2019 में जो थी 25.4 थी। ठीक है। और 2001 से लेकर 2020 की बात करें, 2001 से लेकर 2020 में जो है जो बर्थ रेट में वो गिरावट आई थी। ठीक है। और पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में जो थी अभी वर्तमान में क्या है, 47 है। ठीक है, 1000 बच्चों पर। अमृत दर क्या है, 19 है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें, से पूछा उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में वर्ष 2015-16 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया? युवा वर्ष, किसान वर्ष के रूप में, महिला सुरक्षा वर्ष के रूप में, पर्यावरण संरक्षण वर्ष के रूप में। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसमें जो है 15-16 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। एक बात हमने बताई कि वर्तमान में जो भारत की बर्थ रेट की बात की, तो 2023 में एक बात करें, 2023 में कितना है, 16.949%, 949 है 1000 जो है जन्म पर। ठीक है। अगर टोटल की बात करें तो 1.2% की जो है गिरावट आई 2022 से। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। वर्तमान में की बात करें तो वर्तमान में 19.50 जो है ये बर्थ रेट का रेशियो चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें, इसमें पूछा 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? गाजियाबाद, कानपुर, महोबा, वाराणसी। इसका आंसर दीजिए। तो उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक साक्षर जिला की बात करें तो वो है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। यानी इसमें ऑप्शन एक गाजियाबाद हो जाएगा। सबसे कम जो है, सबसे कम है श्रावस्ती। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।
क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें, इसमें पूछा उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है पंजीकरण शुल्क से, व्यापार कर से, भूमि राजस्व से, संघीय एक्साइज ड्यूटी के हिस्से में। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या है। पंजीकरण सूत्र, शुल्क यानी और या फिर ट्रेड टैक्स लगाकर, रेवेन्यू से, लैंड रेवेन्यू से, या संघ द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी मिलती है उससे। इसमें देखेंगे इसमें जो व्यापार कर होता है उससे सबसे बड़ा राजस्व आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 की पूछा है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही, वाराणसी में, लखनऊ में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। तो आप देखेंगे नॉलेज पार्क की जो बात कर रहा है ये स्थापना की गई है ग्रेटर नोएडा में, यमुना एक्सप्रेस वे है उसके किनारे जो देखेंगे यमुना सिटी है, स्मार्ट सिटी, उसी में आप देखेंगे तो ये नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। ठीक है, तो आपको सबको पता है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोग चीता नहीं है, ठीक है, हाथी नहीं, कंगारू नहीं, शेर है। ठीक है। 115 की बात करें, निम्नलिखित में यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। वसा, प्रोटीन, हार्मोन्स, विटामिन। तो मनुष्य के जो है आहार की बात करें तो सहायक आहार में आहार की बात क्या क्या इंपॉर्टेंट है, विटामिन भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है, वसा भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सहायक आहार कारक की बात करें तो उसे जो है आप देखेंगे विटामिन को जो है सहायक आहार कारक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक, प्लास्टिक कभी वो टूट फूट के अलग होता है, वो तो हजारों साल पड़ा रहता है। मरकरी, मरकरी भी नहीं होता। लेड की बात कर रहा है, ठीक है, ये भी जो है हजारों साल पड़ा रहता है। पॉलीथीन, ये भी आप देखेंगे बायोडिग्रेडेबल, सड़ता गलता नहीं। लेकिन रबड़ की बात करें, रबड़ क्या नेचुरल होता है, ये जो है बायोडिग्रेडेबल होता है, कुछ समय बाद ये नष्ट हो जाता है। नंबर 117 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी। नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ओजोन परत के लिए जो हानिकारक गैस है यानी जिससे ओजोन परत का क्षरण हो रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें, पूछा हवाई जहाज के टायरों में जो है चौड़ा चौड़ा यहाँ गलत लिखा है। टायरों में जो हवा भरी जाती है उसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाए। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन तो प्रयोग नहीं की जाएगी, ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस जो है यूज की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल है। समताप मंडल के निचली परत जो होती है वो क्या होती है, ओजोन लेयर। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें ओजोन लेयर को और कौन सी गैसें नुकसान नुकसान कर रही हैं या फिर हानिकारक हैं, एक सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात कर ले, हेलोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेथाइल क्लोरोफॉर्म और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, इनके सोर्स क्या है इनके बारे में भी आपको देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें, इसने पूछा है भोजन का एक प्रमुख अंग है स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट। तो सेलुलोज तो होगा नहीं, ठीक है। सेलुलोज कहाँ काम आता है, पेपर और फाइबर बनाने में काम आता है। ठीक है। नेचुरली जो है आप देखेंगे पौधों में आपको ज़्यादा मिलेगा। कपास में जो है 90% हिस्सा जो कपास के रेशे होते हैं उसमें सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। भोजन का प्रमुख अंग क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 पूछा है लाल स्याही बनाई जाती है फिनॉल से, पांगोरेट से, एनलिन से, इओसिन से। चलिए बताइए लाल स्याही किससे बनाई जाती है। तो लाल स्याही जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है इओसिन से। ये देखिए क्वेश्चन जो है साइंस वाले क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था। मेथाइल एल्कोहल, मेथाइल आइसोसाइनेट, फास्पिजिन, मेथाइल एमाइन। चलिए बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है। तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी ये हुई थी दिसंबर जो है लगभग 1984 के आसपास। इसमें लगभग 2254 लोग मरे थे। और इसमें जो गैस यौगिक यूज किया जाता यानी इसमें क्या बन रहा था, यहाँ इसमें जो है कीटनाशक दवाएं बनती थी, इसमें जो मिथाइल आइसोसाइनेट यूज किया जा रहा था। और ये जो कंपनी थी
ये अमेरिकी कंपनी थी यूनाइटेड कार्बाइड कॉर्पोरेशन। तो इसमें जो है जो रासायनिक यूज किया जा रहा था वो क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट। अभी अभी भी वहां पे जो है इसका असर है कि वहां पे अपंग लोग पैदा होते हैं, ठीक है, पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते हैं, कोई विकलांग है, कोई अंधा है, कोई को और बीमारी है, आने वाली नस्ल भी वहां की खराब हो गई है, इतनी खतरनाक दवा थी। तो नंबर 122 की बात करें, फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी स्थिर करने हेतु प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है सोडियम थायोसल्फेट, बोरेक्स, सोडियम टेट्राथाइनेट, अमोनियम मेलब्लेट। तो आपको बताना है कि फोटोग्राफर जो है वो जो है कौन सा जो है इसमें रासायनिक यूज करते हैं फोटोग्राफी को स्थिर करने के लिए, निगेटिव को स्थिर करने के लिए। तो वो जो यूज करते हैं सोडियम थायोसल्फेट करते हैं, Na2S203, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा है प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक रूप में कौन सी गैसें पाई जाती हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है एटमॉस्फेयर का गैस कंपोजिशन, सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन, उसके बाद सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। बाकी और गैसों का जो है यहाँ पर कंपोजिशन दिया है। नंबर 124 की बात करें यानी 124 की बात करें, इसमें पूछा मानव के बाल और नाखून में निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है, उसके बारे में पूछा है। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रोसिन, क्रिएटिन, ट्रिप्सिन। तो किसके कारण जो है ये बाल बढ़ते हैं? तो आप लोग जो है केराटिन जो है शैम्पू यूज करते होंगे, ठीक है। तो बाल और नाखून में जो है केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये चीजें आपको ध्यान रखें। नंबर 125 में देखिए क्या पूछा है, यानी 125 में पूछा निम्नलिखित में किस लवण को यानी नमक, ठीक है, को प्रतिदिन खाने के साथ के रूप में उपयोग नहीं किया जाता? आयोडीन युक्त नमक, समुद्री नमक, सेंधा नमक, साधारण नमक। तो इसमें सोडियम जो क्लोराइड होता है यानी NaCl, इस सेंधा नमक में जो है सोडियम क्लोराइड कम होता है, ठीक, आयोडीन युक्त में ज्यादा होता है, ठीक है। ये प्रसंस्कृत साधारण नमक है। जहां समुद्री नमक की बात करें जिसको जो है हमेशा जो है खाद्य नमक के रूप में आप यूज नहीं कर सकते, इससे आपको बहुत सारी बीमारियां फैल सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करें यानी 126 की बात करें, प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है हिमालय के पर्वत के उच्च स्थानों के चट्टानों से। तो सबसे पहले आपको दिमाग में बैठा लेना, जो नेचुरल कपूर है वो चट्टानों से नहीं निकलता, बल्कि यह क्या है, वृक्ष से निकलने वाला जो है, वृक्ष से निकलता है कपूर। वेनेजुएला के एंजल प्रपात फेन झाग से, चीन और जापान का एक देशज वृक्ष है, अंडमान के निकट समुद्री ज्वार भाटा के अवसाद से। तो कपूर जो है आप देखिए वृक्ष से निकलता है, सबसे पहली बात। और ये जो है चीन और जापान का जो है एक देशज वृक्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 127 यानी 127 पूछा है, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में किसकी उपस्थित है? केसिन, केसिन के साथ कैरोटीन, लैक्टोज के साथ ब्यूटरिक एसिड, या लैक्टोज। तो आप देखेंगे कि जो गाय का दूध होता है वो पीले सफेद रंग का होता है, उसका कारण होता है उसमें केसिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी। क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। 128 को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन घुमा के ही पूछ ले। जैसे पूछा सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, ये कथन दिया गया, कारण बताया गया तीव्र प्रकाश से शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा मेलाटोनिन हार्मोन्स होता क्या है। मेलाटोनिन हार्मोन जो है पिनियल ग्लैंड है, यहाँ पर ये जो आप छोटे मटर के दाने के जैसा होता है, यहाँ से मेलाटोनिन हार्मोन जो है निकलता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जब आप सोते हैं और जगते हैं उस समय क्या होता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं क्या करता है, उत्तेजित कर देता है। और ये जो है अंधेरे में जो है मेलाटोनिन, ये मेलाटोनिन जो है हार्मोन्स जो है वो अत्यधिक सक्रिय रहता है। सोते समय जो रात में मेलाटोनिन का उत्पादन होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अंधेरे का हार्मोन्स कहते हैं। और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन्स है वो जो उसका स्तर होता है शाम को जो है ज़्यादा बहता है या निकलता है, और सुबह होते होते सूरज जैसे उगता है वैसे ही कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो है देखेंगे दिन में जो है पिनियन ग्रंथि जो है कम सक्रिय रहती है। तो कहने का मतलब जो आंसर सही होगा में ऑप्शन, इसमें कहा है कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, तीव्र प्रकाश के शरीर में मेलाटोनिन उत्पादन अधिक होता है। अभी मैंने बताया कि क्या होता है, रात में होता है, तो इसमें कारण गलत है, कथन सही यानी ऑप्शन सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 129 की बात कैसे पूछा, निम्न में से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा, मुराद। तो बता रहा है आपको किसने मतलब इन चारों में से किसे जो है शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। शाह बुलंद इकबाल की पदवी शाहजहां ने जो है दारा शिकोह को दी थी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा है नायनार कौन थे, वैष्णव धर्मानुयायी थे, शैव धर्मानुयायी, शाक्त थे, सूर्योपासक थे। तो आप देखेंगे तमिलनाडु में या साउथ इंडिया में देखेंगे हिंदू धर्म में दो प्रकार के संप्रदाय हुए, एक हुए नायनार, दूसरे हुए अलवर। अलवर जो थे दोस्तों वो विष्णु के उपासक थे, ठीक है, और नायनार जो थे वो शिव के उपासक थे। इस प्रकार इसमें जो है शैव मतानुयायी हुए नायनार, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और यूपीएससी यूपीपीसीएस में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 131 पूछा सप्तकर्णी की गुफा स्थित है सांची में, राजगिरी में, नालंदा में, पावापुरी में। तो सांची आप एमपी में, नालंदा बिहार में, राजगिरी की बात करें तो सप्तकर्णी गुफा की बात करें, सप्तकर्णी गुफा में ही आप देखेंगे तो पहली बार जो है बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था, और ये कहाँ स्थित है, राजगृह में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा है द्वार समुद्रम किस राज्य की राजधानी है, गंग, काकती, कदम, होयसल। तो देखेंगे दोस्तों जो द्वार समुद्रम है जिसे आधुनिक में क्या कहते हैं, एल्बिट कहते हैं, जो है कर्नाटका में स्थित है, ये जो है होयसल वंश की जो है राजधानी थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इससे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में भी। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करें, इसमें पूछा है गोपद ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से और ऋग्वेद से। जहां तक बात है गोपद ब्राह्मण की और उसका संबंध जो है अथर्ववेद से, अथर्ववेद की विशेषता ये थी वहां पर जो है पूजा और अनुष्ठानों का वो सब उसमें कैसे होता है, इन सब के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। इसमें 133 में ऑप्शन सी अथर्ववेद सही है। नंबर 134 की बात कैसे पूछा महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, बृहद कथा, बृहद संहिता, ब्राह्मण संहिता, जय संहिता। तो दोस्तों बात करें महाभारत जो है वो मूलतः जो है आप देखेंगे जय संहिता, और उसे क्या कहा जाता था, सात सहस्री, सॉरी सत सहस्री। ठीक है, इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 में क्या पूछा है, इस अभिलेख में से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था, भीतरी स्तंभ अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, उदयगिरी स्तंभ अभिलेख, मंदसौर स्तंभ अभिलेख। चलिए बताइए किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। तो वो अभिलेख था भीतरी स्तंभ अभिलेख, यहाँ से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। अशोक के और अभिलेखों की चर्चा हम जो नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, उसमें और आपको डिटेल दे देंगे ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सके। नंबर 136 की बात करें, वल्लभ विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश, गुजरात में। तो वल्लभ विश्वविद्यालय किससे संबंधित था, बौद्ध धर्म से संबंधित था, और बौद्ध धर्म में भी किस संप्रदाय से संबंधित था, हीनयान संप्रदाय से संबंधित था। ठीक है, और ये गुजरात में देखेंगे भावनगर में ये स्थापित किया गया था। तो देखिए टोटल जो है 14 जो है आप देखेंगे बृहद शिलालेख हैं अशोक के, और इन 8 स्थानों पर पाए गए हैं। अब उन 14 शिलालेखों में क्या क्या बातें कही गई हैं उनके बारे में यहाँ पर दे दिया गया है। उन 14 शिलालेखों के बारे में आप पीडीएफ से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो कथन के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 137 में पूछिए, देखिए क्या पूछा है, हर्ष ने निम्नलिखित में किन रचनाओं का लेखन किया है, प्रियदर्शिका, नागनंद, हर्षचरित, रत्नावली। तो आपको कूट का उपयोग करके अपना उत्तर देना है। तो हर्ष की जहां तक बात करें तो आप देखेंगे हर्षचरित सबसे पहले इसको एलिमिनेट कर दिया। हर्षचरित किसने लिखा है, हर्षचरित लिखा है बाणभट्ट ने, ठीक है। और ये क्या हर्ष की जो है जीवनी है। तो 3 इसको हटा दीजिए, जहां जहां 3 हो एलिमिनेट कर दीजिए, यानी ऑप्शन बी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैल चैत्यगृह स्थित है, पीतलखोरा में, जुन्नार में, कारले में, वेडसा में। तो आप देखेंगे हीनयान संप्रदाय का सबसे विशालतम जो है
जो रॉक स्ट्रक्चर की बात करें, चैत्यगृह की बात करें, वो कार्ले में स्थित है। कार्ले कहाँ है? कार्ले आप देखेंगे महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 क्या पूछा है? रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो। तो देखेंगे रॉलेट एक्ट की बात जहां तक है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में पारित हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो शासनकाल था वो 1916 से 1921 के बीच था। और रॉलेट एक्ट जो आया वो 21 मार्च 1919 को आया। ठीक है। इसमें क्या था? इसमें जो है न्यायालय को ऐसी शक्ति दी गई थी, ठीक है, कि ऐसे साक्ष्यों को वो मान्यता दे सकता था जिसका जो कानून में जो है, कानून के अनुसार जो वर्तमान में कानून चल रहा है उसके अनुसार अगर उसमें कोई मान्य नहीं है तो न्यायालय उसकी मान्यता दे सकता था कि हाँ ये अपराध है। इसका विरोध भी बहुत से लोगों ने किया था, गांधी जी उसमें सबसे आगे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 की बात कैसे पूछा है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था 4 जुलाई 1947, 10 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, 14 अगस्त 1947। तो आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का प्रभावी हुआ था। तो ये प्रभावी हुआ था 18 जुलाई 1947 को। ठीक है। इस प्रकार हमने जो है पूरा जो है क्वेश्चन कर लिया 2014 का जो नोटिफिकेशन था जिसका एग्जाम 2015 में हुआ था। नेक्स्ट जो हम देखेंगे 2016 का देखेंगे। ठीक है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा। 2014 के हिंदी के लेक्चर हैं और जीएस के लेक्चर हैं, 2013 के लेक्चर हैं, वो सब चीज़ें आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।